नमस्कार, मैं जनता शिवम कहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो तमाम षड्यंत्र किए गए थे, कोशिशें की थी, वो सारी बेकार हो गई और अब सीबीआई ने उस गवाह को बुलाया है जिसने ये दावा किया था कि 13 जून की रात को उसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती को देखा था। अब इस गवाह की गवाही के बाद रिया चक्रवर्ती का पूरा झूठ बेनकाब हो गया है। सतीश मानसिंदे की तमाम कोशिशें बेकार हो गई हैं। कोशिशें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की भी बेकार होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि सीबीआई ने न तो सुधीर गुप्ता की बात पर ध्यान दिया और ना ही महाराष्ट्र सरकार या परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर है वो कुछ कह रहे थे उस पर ध्यान दिया और सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई ने जिस तरीके से इस चश्मदीद गवाह को बुलाया है, उसकी गवाही के बाद रिया चक्रवर्ती के सारे स्टेटमेंट झूठे पड़ जाएंगे और वैसी स्थिति में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हालांकि रिया चक्रवर्ती अभी 20 अक्टूबर तक के लिए जेल में रहेगी, क्योंकि वो एनडीपीएस यानी कि नार्को ड्रग्स एंड साइकोलॉजिकल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी तस्करी में शामिल है, उनकी सप्लाई में, फाइनेंसिंग में शामिल है और इसी वजह से उसके ऊपर एनडीपीएस का सेक्शन 27A यानी 27A लगाया गया है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती के वकील की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली हो गई है। सतीश मानसिंदे को समझ नहीं आ रहा है कि जिस सतीश मानसिंदे ने सलमान खान से लेकर संजय दत्त तक को जमानत दिला दी थी, वो रिया को जमानत नहीं दिला पा रहा है और इसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार भी सख्ते में है। उद्धव ठाकरे से लेकर बेबी पेंगुइन तक, संजय राउत से लेकर अनिल देशमुख तक सब के सब परेशान हैं कि कैसे रिया चक्रवर्ती को बचाया जाए। दूसरी तरफ रिया को बचाने के लिए कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है और कांग्रेस की तरफ से इस कड़ी में अधीर रंजन चौधरी लगा हुआ है और उसने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, उसको और ज़्यादा परेशान न किया जाए। ये कहना है अधीर रंजन चौधरी का, जो अपने आप को बड़ा मुकदम समझते हुए एक फैसला सुनाने की कोशिश कर रहा है। और अधीर रंजन चौधरी को यह सोचना चाहिए कि इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी रिया की जमानत को लेकर, तो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसका सीधा मतलब है कि हाई कोर्ट को कुछ न कुछ ऐसा सब्सटेंशियल मिला था, कुछ न कुछ ऐसा प्रमाणिक मिला था। अनिल सिंह जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं और एनडीपी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की तरफ से अपनी पैरवी कर रहे थे, उनकी बातों में कुछ ऐसा ठोस था जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी गई और अब लोअर कोर्ट ने दोबारा से रिया की जो हिरासत की अवधि है वो 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। रिया को 22 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी है वो इस केस से जुड़े हुए अन्य तमाम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। जिन लोगों ने 60 से 65 दिन तक ये कोशिश की थी कि सारे सबूत मिटा दिए जाएं, आत्महत्या घोषित कर दी जाए, उन्हें ये लगता था कि ये मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन उसके बाद देश के लोगों ने इसको लेकर तमाम कैंपेन चलाए, तमाम कोशिशें हुई, बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया, उसके बाद सीबीआई की मांग की गई बिहार सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती पहुँच गई कि मेरे खिलाफ सीबीआई जाँच नहीं होनी चाहिए। ये उसी तरीके से था जैसे कि अभी हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती का वकील सतीश मानसिंदे दलील दे रहा है और वो ये कह रहा है कि अब जब सीबीआई जांच कर रही है तो एनडीपीएस क्यों जांच कर रही है, एनसीबी क्यों जांच कर रही है, एनडीपीएस का कानून क्यों लगाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अपराधी खुद डिसाइड करना चाहता है कि उसके खिलाफ कौन सी एजेंसी जांच करे, कौन सा धारा लगे और किस धारा के तहत उसको जमानत मिले या न मिले। ये बहुत बड़ी विडंबना है। पैसे वाले लोग ये सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीदें हैं कि कानून अपना काम करेगा और कानून के काम करने की मदद करने के लिए तमाम अच्छे लोग भी आगे आ जाते हैं। रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए अधीर रंजन चौधरी सामने आया। अधीर रंजन चौधरी का साथ देने एक बार फिर से स्वरा भास्कर कूद पड़ी और स्वरा ने यह कहा कि बहुत अच्छे सर, आप ऐसे लगे रहिए, रिया चक्रवर्ती को रिलीज किया जाए। यानी इन लोगों को अभी भी रिया चक्रवर्ती के अंदर एक निर्दोष महिला नजर आती है जिसने कि अपना पैसा लूटने के लिए, पैसे की जो दौलत थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसको लूटने के लिए उसकी जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। ऐसा जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले हैं वो कहते हैं और इसी को लेकर सीबीआई में केस भी दर्ज हुआ। बाद में इसको लेकर सुधीर गुप्ता, एक एम्स का डॉक्टर, कूद पड़ता है। सुधीर गुप्ता ये कहता है कि जो सबूत मिले
हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आत्महत्या से मौत हुई है। लेकिन वही सुधीर गुप्ता 22 अगस्त को ये कहता है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से फॉरेंसिक रिपोर्ट को एक तरीके से मैनिपुलेट किया गया है, सबूतों को मिटाया गया है, उससे साफ नजर आता है कि यह हत्या का मामला है और किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये किसको बचाने की कोशिश हो रही थी, उसमें से कई नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन एक नाम है जिसके खुलासे को लेकर बहुत से लोग उत्सुक हैं और जो गवाह ने अभी जिसको बुलाया सीबीआई ने, उसकी गवाही के बाद में रिया चक्रवर्ती को सीबीआई दोबारा से स्टेटमेंट देने के लिए बुलाएगी और रिया को फिर से अपने वकील से बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी। जी हाँ, मैं रटनी इसलिए कह रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती ने खुद को बचाने के लिए आज तक चैनल को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें जो कुछ बोला था वो रटा हुआ था और वही सारी चीज़ें उसने बार बार सीबीआई को बताने की कोशिश की। लेकिन सीबीआई ने दूसरे गवाहों, दूसरे अपराधियों के साथ में रिया को जब बिठाया तो बहुत सारी चीज़ों से उसका पर्दा उठ गया और पता चल गया कि रिया चक्रवर्ती एक सरासर झूठ बोल रही थी। इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के अलावा उसका भाई सौभिक चक्रवर्ती, उसका पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उसकी मां संध्या चक्रवर्ती तो शामिल हैं ही। साथ में सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी जो कि फ्लैटमेट था, उन सबके ऊपर भी इसमें तलवार लटकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ने जो एनसीबी की जांच में अब तक खुलासे किए हैं उसमें 15 बड़े बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस के नाम लिए हैं। उसके बाद भी महाराष्ट्र पुलिस में खलबली है। महाराष्ट्र पुलिस को लग रहा है कि अगर इन लोगों के खुलासे होंगे तो ये भी बता सकते हैं कि उन्हें किस सप्लायर से ड्रग्स मिलते थे और वो सप्लायर जब पकड़े जाएंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें मुंबई पुलिस का संरक्षण मिला हुआ था, जिसकी वजह से वो खुलेआम मुंबई में ड्रग्स की पार्टियां कर सकते थे, ड्रग्स का सेवन कर सकते थे, ड्रग्स की सप्लाई कर सकते थे और ड्रग्स के इस मकड़ जाल में नए नए लोगों को फंसा सकते थे। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि इस पूरे मामले में जितनी महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाथ पैर मारे गए हैं, संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे तक, अनिल देशमुख से लेकर तमाम शरद पवार जैसे लोग भी इस मामले में कूदे और उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी बार बार जिस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है, उससे ये लगता है कि ये तीनों ही पार्टियां जानती हैं, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर शिवसेना के, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किसने की थी, उनकी मौत के पीछे क्या कारण थे। लेकिन इन्होंने अपने एक खास आदमी को बचाने के लिए, जिसको बेबी पेंगुइन कहा जा रहा है, उसको बचाने के लिए इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन सीबीआई लगातार इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। दिशा साल्यान का जो लिव इन पार्टनर था रोहन राय, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो भी एक बड़ा गवाह है और दिशा साल्यान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत, ये दोनों इंटर रिलेटेड नजर आ रही हैं। इन दोनों में कुछ न कुछ ऐसा संबंध है कि जो हत्यारे हैं, दोनों के हत्यारे एक ही हो सकते हैं या एक ही समूह के हो सकते हैं। इसको लेकर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जिस तरीके से हस्तक्षेप किया था, उन्होंने प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी थी और बाद में उन्होंने जब सुधीर गुप्ता ने यह कहने की कोशिश की कि इसमें आत्महत्या का मामला है, तब भी उन्होंने सुधीर गुप्ता के खिलाफ जिस तरीके से अब एक जांच की बात कह दी है और उसको स्टैंडिंग कमेटी में उठाकर उसे सम्मन करने का एक आदेश जैसा या सुझाव दिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर सुधीर गुप्ता को डॉक्टर स्वामी के सामने पेश होने के लिए ही बुलाया जाएगा। इस पूरे मामले में धन बल के द्वारा सारे मामले को बदलने की कोशिश की गई, सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद जनता का जोर है कि आज तक एनडीटीवी, एबीपी न्यूज़ जैसे चैनलों की तमाम कोशिशों के बावजूद, सतीश मानसिंदे जैसे कुतर्की वकील के बावजूद यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं। और इसमें एक और नया बयान आया अनिल देशमुख का। अनिल देशमुख ने कहा है कि हमारी सरकार को, मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए जो बहुत सारे अकाउंट बनाए गए, इन सभी फेक अकाउंट की पहचान करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसकी जांच चल रही है। साथ में उसने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप लगाया कि वो महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब अतुल खालवेलकर ने दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो बातें की जा रही हैं वो गलत है। देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी तरीके से महाराष्ट्र को न तो बदनाम करने की कोशिश की है और न इस तरीके की अच्छी राजनीति वो करते हैं, ये कहना है अतुल भटखालकर का।
इस पूरे मामले में अनिल देशमुख ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने की कोशिश की और तमाम लोगों पर आरोप लगाकर ये कहा कि महाराष्ट्र सरकार को मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए तमाम फेक अकाउंट्स बनाए गए और इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो नकली लोगों के साथ या उन मोहरों के साथ में जुड़े हुए थे। इसको लेकर अतुल भटखालकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस इस तरीके के किसी भी कैंपेन में शामिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इससे लेना देना नहीं है और महाराष्ट्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने पालघर के मामले में कोताही बरती थी और तमाम अपराधियों का साथ दिया था, उसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस इस मामले में रिया चक्रवर्ती समेत तमाम जो आरोपी हैं उनको बचाने के लिए जो हथकंडे अपनाती हुई दिख रही है वो सारे हथकंडे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसकी किरकिरी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बेशर्मी की हद देखिए कि महाराष्ट्र सरकार और उसका गृह मंत्री अनिल देशमुख बार बार मीडिया में आकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी वो बेहतरीन तरीके से कर रही थी, महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में जो भूमिका निभाई है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन सीबीआई इनके इन सभी दावों की हवा बार बार निकालती रहती है और रिया चक्रवर्ती समर्थक जो पूरा का पूरा एक गैंग है जिसमें आज तक जैसे चैनल भी शामिल है, राजदीप सरदेसाई से लेकर रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी शामिल है, इन सभी को अब बड़ा झटका और लगता हुआ नजर आ रहा है जब सीबीआई उस चश्मदीद गवाह के बयान दर्ज करेगी और उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती को लेके बोले गए तमाम झूठ एकदम से बेनकाब हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।